Hello dear students, welcome to Study with Vaishnavi Jha. So in the last video, we were discussing the topics that are under chapter gravitation, and in today's video, we will be discussing the first two topics, that is gravitation and its universal law. And so let's begin. So the first thing about gravitation is what it is. Actually में gravitation का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है gravitation का. सो अगर लेमन लैंग्वेज में भी समझे तो क्या, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा आया तो ये मेरे हाथ में वापस आ गया, फिर फेंकूंगी फिर नीचे आएगा, फिर फेंकूंगी फिर नीचे आएगा. आखिर ये ऑब्जेक्ट बार बार नीचे ही क्यों आ रहा है? मैं तो इसे ऊपर भेज रही हूँ, ऊपर क्यों नहीं रह गया, बार बार नीचे क्यों आ रहा है? रीज़न है इसका ग्रेविटेशन. अगर इसको दूसरे तरीके से समझें, ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, नीचे आ रहा है. कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं इस डस्टर को थ्रो करूँगी ऊपर, ये भी नीचे ही आएगा. कुछ भी ऊपर थ्रो करेंगे वो नीचे ही आएगा. रीज़न क्या है? नीचे से उसको कोई फोर्स खींच रहा है. कोई तो फोर्स है जो हर ऊपर जाने वाले ऑब्जेक्ट पे लगता है और वो ऑब्जेक्ट नीचे पहुंच जाता है. कोई तो ऐसा फोर्स है, वही फोर्स का नाम दिया है ग्रेविटेशन. द फोर्स विच पुल्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, दैट फोर्स इज ग्रेविटेशन. अब ये जो फोर्स लगता है, क्या ये फोर्स सिर्फ अर्थ लगाती है और कोई नहीं लगाता, या ये फोर्स सिर्फ प्लैनेट्स लगाते हैं? क्योंकि क्या रहता है, अगर ग्रेविटेशन की बात की जाए तो हमें लगता है कि ग्रेविटेशन का मतलब ये है जो कोई भी प्लैनेट या कोई भी सेलेस्टियल बॉडी किसी ऑब्जेक्ट को अपने आप से जोड़े रखने के लिए जो फोर्स लगाती है. तो अकॉर्डिंग टू दी मिथ ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन जो है वो सिर्फ कोई सेलेस्टियल बॉडी लगाती है. बट क्या ये फैक्ट है? नहीं, ये फैक्ट बिल्कुल नहीं है. फैक्ट इज़ कि ग्रेविटेशन ये मार्कर भी लगा रहा है, ग्रेविटेशन ये अर्थ भी लगा रही है. और क्यों सिर्फ अर्थ जो ये मार्कर है ये अर्थ की तरफ आ रहा है, अर्थ मार्कर की तरफ नहीं आ रही है? बिकॉज इसका बेचारा इतना छोटू सा है, अर्थ इतनी बड़ी सी है. अब ये छोटू सा मार्कर इतने बड़े से अर्थ को हिला पाएगी क्या? नहीं हिला पाएगी. लेकिन ये जो अर्थ इतनी बड़ी है, इसका ग्रेविटेशन इतना बड़ा है कि ये मार्कर और इस मार्कर जैसे इतने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं. दूर फेंकते हैं फिर आ जाते हैं, फिर दूर फेंकते हैं फिर आ जाते हैं. तो यही जो फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ खींच रहा है, दैट इज ग्रेविटेशन. अब आते हैं इसके दूसरे टॉपिक पे, विच इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये एक्चुअली में पहली बात तो दिया किसने था? तो देखो ये लॉ, अब जब आपको वो न्यूटन वाली तो थ्योरी पता होगी ना, न्यूटन ने क्या किया था, एप्पल गिरा, उनको एप्पल से लगा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, राइट? तो वहाँ से न्यूटन ने कहानी शुरू की थी ग्रेविटेशन की. तो इसके जो डिस्कवरर हैं वो भी कौन है? न्यूटन. न्यूटन ने ये लॉ दिया था. तो एक काम करो, इसको थोड़ा हम ढंग से लिख लेते हैं. गिवन बाय न्यूटन, गिवन बाय न्यूटन. ओके, सो नाउ व्हाट दिस लॉ इज. एक्चुअली में ये लॉ है क्या चीज़, ठीक है? क्या लॉ दिया था इन्होंने? इनके अकॉर्डिंग टू न्यूटन, कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते ही हैं. इनके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट है A, ये ऑब्जेक्ट है B, इसका मास है स्मॉल m, इसका मास है कैपिटल M, ठीक है? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ही, ठीक है? अब ये जो फोर्स ये लगाते हैं, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस.
ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस के जो प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स जो ये दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे। अब बात आती है भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज़ है। तो देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, अगर एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी भी वैल्यू बढ़ती है, अगर एक वैल्यू कम हो जाती है तो दूसरी भी कम हो जाती है। इसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, जैसे मान लो होमवर्क मिला स्कूल में। अभी होमवर्क मिलता है स्कूल में, जब आपको होमवर्क ज़्यादा मिलता है, प्रोजेक्ट भी मिल गया, असाइनमेंट भी मिल गया, पोर्टफोलियो भी मिल गया, सारी चीज़ें भर भर के मिल गई। अब जब ही काम ज़्यादा है उसको करने में आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है। जिस दिन आपके टीचर्स एब्सेंट होते हैं, छुट्टी होती है, उस दिन आपको काम का लोड कम रहता है, होमवर्क का लोड कम रहता है, तो उसको करने में टाइम भी कम लगता है। नाउ होमवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यू कैन से टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होमवर्क। होमवर्क ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा। सो होमवर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, अगर मास जितना बड़ा होगा, मास जितना ज़्यादा होगा, उतना ही फोर्स भी ज़्यादा होगा। यही रीज़न है कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है, अर्थ का मास ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशन ज़्यादा है, उसका ग्रेविटेशन ज़्यादा है तो क्या, तो ये कि वो ऑब्जेक्ट को अपने तरफ पुल कर पाती है, फोर्स लगाती है और सक्सेसफुली उसको एग्जर्ट कर पाती है। नेक्स्ट आ जाता है न्यूटन का सेकंड कथन। क्या था? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मासेस के। उन्होंने कहा अगर इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है d, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है अगर d, तो ये जो फोर्स होगा ये डायरेक्टली नहीं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इस डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या कहा उन्होंने? कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्या मतलब है इस बात का? देखो, इसका मतलब ये हुआ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कि एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल चाहिए? मानो जैसे सपोज करो कोई घर बनाने में 30 लोग लग रहे थे, ठीक है, 30 लोगों को, 30 लेबर्स को लगाया गया कि आप इतने दिन में घर बना दो, 6 महीने में बना दो। अभी बिल्डर को आया, नहीं हम तो 3 ही महीने में घर बनाएंगे। 3 महीने में घर बनाएंगे तो उसने वो क्या करेगा, वो लेबर का वैल्यू बढ़ा देगा, यानी पहले 30 लेबर थे अब 60 लेबर लगा देगा, ठीक है। उसने पहले 30 थे अभी 60 लेबर लगा लिए। अब जब उसने 30 लेबर लगाए थे 60 लगा दिए तो टाइम पहले 6 महीने का लग रहा था, अब कितना लगेगा? 3 महीने का। क्यों? क्योंकि जैसे लेबर का नंबर बढ़ा वैसे ही टाइम कम हो गया, क्योंकि ज़्यादा लोग ज़्यादा काम करेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो लेबर का नंबर इंक्रीज, टाइम कम, एक वैल्यू बढ़ी दूसरी वैल्यू कम। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स पास पास हैं, ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग करो, साइंस इमेजिनेशन से ही चलती है, तो आप समझेंगे भी तभी जब भी आपकी इमेजिनेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा इमेजिन करो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स यहाँ हैं ऐसे, तो इनका एक दूसरे पर प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। दूर हो गए तो इन्फ्लुएंस कम पड़ेगा। आपके रियल लाइफ में भी तो यही होता होगा ना, जो आपके साथ में है, आपके कज़न्स हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके मम्मी पापा हैं, वो आपको जो भी बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, कुछ बुरा बोल दिया, तुरंत आपको दुख लग जाता है। वही लोग जब भी दूर हो जाते हैं, मतलब रिश्तेदार जैसे हमारे होते हैं, दूर होते हैं, वो दूर से कुछ भी बोले हमारे बारे में, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? यही तो है, यही बात न्यूटन ने भी कही। दो ऑब्जेक्ट्स जब ही पास रहेंगे तभी उनका फोर्स, उनका एक दूसरे पे फोर्स जो होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूर हो गए फोर्स कम होता जाता है। और यही इस लॉ के थ्रू, इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू वो इस लॉ में बताना चाहते थे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो हमने समझा कि न्यूटन ने ये कहा
कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके। यानी अगर आप मास बढ़ाएंगे किसी भी दोनों ऑब्जेक्ट का या किसी भी एक ऑब्जेक्ट का, अगर आप मास बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस आप बढ़ाते हैं तो फोर्स कम हो जाएगा, ये उन्होंने कहा। अब ये जो यहाँ पे मैं आगे करने वाली हूँ दिस इज डेरिवेशन, यानी हम एक न्यूटन के लॉ से जो उन्होंने ये दो बातें कही हम एक फॉर्मूला निकालने वाले हैं और वो फॉर्मूला निकालने के लिए आपको कुछ कंसीडर स्टेटमेंट देना पड़ता है। देखो डेरिवेशन जब भी आप करो तो आपको कंसीडर स्टेटमेंट लिखना ही पड़ता है, ठीक। इट इज़ अ गुड वे ऑफ डूइंग अ डेरिवेशन, इट इज़ अ प्रॉपर वे, ठीक है, फॉर सब्जेक्टिव एग्जाम्स। ऑब्जेक्टिव में तो डेरिवेशन का कोई पॉइंट नहीं है। तो कंसीडर स्टेटमेंट लिखने में बड़ा सोचते क्या लिखें, अरे जो आपने लिया है फिगर में वही चीज़ लिखेंगे। दो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए तो दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए, एक का मास लिया एम, एक का मास लिया कैपिटल एम, वो लिख दिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस ले लिया डी, इसी सेंटेंस को इंग्लिश में लिख दिया, बस काम खत्म, राइट। अब ये जो दो हमको स्टेटमेंट मिले न्यूटन के अकॉर्डिंग, इनको अगर मैं साथ में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। बात तो वही रही ना, बस मैंने दोनों को साथ में लिख दिया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सामने सामने आ रहा है, सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये अपॉन में जा रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक साथ लिख दिया। अब ये जो कभी भी हम जो भी लेफ्ट राइट में भेजते हैं नंबर्स को और प्लस का माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, ये चीज़ें कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी में नहीं होती, हमेशा इक्वल टू में होती है। तो इसको हमें इक्वल टू में चेंज करना पड़ेगा। अब जब भी आप कांस्टेंट हटाओ इक्वल टू लगाओ तो आपको एक जब भी आप प्रोपोर्शनल हटाओ और इक्वल टू लगाओ तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की डेरिवेशन कर रहे हैं, तो जो कांस्टेंट लगता है वो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो डी स्क्वायर, राइट। ये जी क्या है, ये जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, और वो वैल्यू क्या है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब आती है बात किसकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, यानी कि यूनिट की। यूनिट की बात कर लेते हैं। चलो यूनिट के लिए मुझे जी के आगे यूनिट लगाना है, राइट। कैसे निकालें, भूल जाते हैं यूनिट, तो मत याद करो, याद करने को किसने कहा है। आप ये फॉर्मूला याद रखो, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है ना, निकल जाएगा। जी की यूनिट चाहिए ना, जी को यहीं छोड़ो, बाकी सबको इधर ले जाओ, सबकी यूनिट लगाओ। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, मास की यूनिट केजी, मास की यूनिट केजी। क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गई यूनिट, ये हो गई यूनिट किसकी, जी की। और ये है छोटी सी डेरिवेशन किसकी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं वहाँ भी लिख देती हूँ क्योंकि इस फॉर्मूले को हम अब यूज़ करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला, ओके। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, जो कि अच्छे खासे लेंथ के होते हैं, लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं और बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। तो मैं वहाँ आप लोगों को कैलकुलेशन करना भी थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगी, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। टिल देन टेक केयर।